हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं फिर से टॉपिक वाइज सीरीज को। और ये जो सीरीज है ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, दैट इज DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जो भी एग्जाम्स आगे आने वाले हैं जिनमें भी कंप्यूटर साइंस पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स को। उसी टॉपिक पर बेस्ड आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की और आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर और वहां जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के साथ। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो DSSB TGT और PGT के एग्जाम में आए हुए थे फ्रॉम द सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग की वैल्यूज इन ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, जस्ट मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ बोला गया है कि बाइनरी सर्च ट्री में हमें प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकाल के बताना है। अगर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर इस गिवन ऑर्डर में जो कीज है वो इंसर्टेड है। ठीक है, तो इस गिवन ऑर्डर में कीज इंसर्टेड है बाइनरी सर्च ट्री में, हमें पहले ट्री बनाना पड़ेगा और ट्री बनाने के बाद हमें उसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार 9, 8, 12, 22, 4, 10 और 13 इसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स BST के अंदर इंसर्ट करने हैं। एलिमेंट्स बोलो या फिर की वैल्यू बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 9 को इंसर्ट किया तो 9 बन गया रूट। इसके बाद आया 8। अब आप जानते हो BST की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रूट के लेफ्ट सब ट्री में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो रूट से छोटे होंगे और रूट के राइट हैंड साइड में जो राइट सब ट्री बनेगा उसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो रूट से बड़े होने वाले हैं। तो यहाँ पर आया है 8, तो 8 क्या है, 9 से छोटा है तो वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा। इसके बाद क्या है, 12 है, 12 रूट से बड़ा है तो वो जाएगा राइट सब ट्री में। इसके बाद क्या है 22, तो 22 9 से तो बड़ा है लेकिन वो साथ साथ 12 से भी बड़ा है तो वो 12 के भी राइट में जाएगा। तो इस तरीके से हम BST को बनाएंगे। इसके बाद 4 आ गया, 4 कहाँ जाएगा, 9 के लेफ्ट में जाएगा और 8 से भी छोटा है तो 8 के भी लेफ्ट में जाएगा। इसके बाद आ गया है 10, 10 कहाँ जाएगा, 10 जाएगा 9 के राइट हैंड साइड पे जाएगा लेकिन 12 से छोटा है तो 12 के भी लेफ्ट पे आएगा। ठीक है, इसके बाद 13 कहाँ आएगा, 9 से क्या है, रूट देखना है आपको हर बार। ठीक है, 9 से क्या है, बड़ा है तो मतलब राइट साइड में आएगा और राइट साइड में कहाँ पे आएगा, 12 के दोनों जो मेंबर्स हैं जो चाइल्ड है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब 10 और 22 बचे हैं। तो 10 से तो क्या है, अब देखो 12 से 13 बड़ा है, 12 से 13 क्या है, बड़ा है, मतलब 12 के लेफ्ट में तो नहीं आ सकता तो 12 के राइट में ही आएगा। अब 12 के राइट में है 22, तो 22 के लेफ्ट में हम डाल सकते हैं 13। इस तरीके से आपको ध्यान से BST की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अब अब करेंगे हम प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। तो जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी लास्ट क्लास में उसी को फॉलो कर लेते हैं। प्री ऑर्डर मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्री ऑर्डर आप जानते हो क्या होता है। सबसे पहले हम जाते हैं रूट को विजिट करते हैं, देन लेफ्ट सब ट्री एंड देन राइट सब ट्री। ठीक है, इस तरीके से करते हैं, ये लेफ्ट है एंड दिस इज राइट। ये ऑर्डर होता है प्री ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि अगर आपको पता है प्री मतलब होता है पहले, तो आप इस तरीके से लाइंस खींच लो ऐसे। ठीक है, प्री मतलब होता है पहले, तो हम इन एलिमेंट्स के पहले स्टार्टिंग में लाइंस खींच रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या था, पोस्ट पोस्ट ऑर्डर, यहाँ हमने करा है प्री ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से अब आप ट्रावर्स करोगे ट्री को लेफ्ट टू राइट और जिस जिस वे में आप एलिमेंट्स को एक्सेस करते जाओगे उनको आप फिर लिखते जाओगे। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट से अगर हम चलते हैं तो जहां पे भी आप इस सर्कल को टच करोगे वो एलिमेंट्स आपने ट्रावर्स कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरो बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
अब देखो इसके बाद हम जाएंगे ऊपर, पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, तो पहले 12 एक्सेस किया है फिर 10 एक्सेस किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, तो यहाँ पर 22 पहले एक्सेस किया फिर 13 एक्सेस किया। अब देखो हमने सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया है, तो देखो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखती हूँ तो क्या आएगा, पहले हम गए थे 9 पे बिकॉज 9 का सर्कल पहले टच हुआ है, तो 9 गया, उसके बाद 8, देन 4। अब देखो अगर आपने स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स भी निकालने हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया है, ऑप्शन नंबर बी और सी में ही आपका चल रहा है अभी। 984 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। 984 के बाद हम कहाँ गए हैं, हम गए हैं 12 पे, 12 के बाद हम कहाँ गए हैं, हम गए हैं 10 पे। देखो आप 10 पे गए हैं ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। तो आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना है, समझने के लिए आप समझ सकते हैं, लेकिन सॉल्व करते वक्त आपको वहां देखना है कि कौन कौन से ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, 10 के बाद हम जाएंगे ऊपर, कहाँ पे, 22 पे, और लास्ट में हमने 13 को एक्सेस किया है, इसे बोलते हैं प्री ऑर्डर। तो आप अगर चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। इससे बेस्ट क्या है कि आप लाइंस ड्रॉ कर लो और लाइंस को आप ट्रावर्स करते जाओ लेफ्ट टू राइट, जिस तरीके से भी आपका जो ऑर्डर बनेगा वही आप लिख दोगे, एंड दैट इज द प्री ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क क्या करना है आपको, इसी बीएसटी के लिए, दिस इज व्हाट बीएसटी, इसी बीएसटी के लिए आपको पोस्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, ऑब्वियसली इन ऑर्डर तो आप जानते हो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है बीएसटी का इन ऑर्डर, लेकिन पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालोगे इस वाले ट्री पे यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक, उसको आप निकाल के कमेंट में बताएंगे। और लास्ट क्लास में काफी बच्चों ने आंसर किए थे, सो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आंसर कर रहे हो इट मीन्स यू आर वेरी वेरी कंसर्न फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि आपको इनफिक्स दिया हुआ है, बिकॉज जो हमारे ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बीच में है, तो इनफिक्स दिया हुआ है हमें, और पूछा गया है यहाँ पे पोस्टफिक्स निकालने को बोला है। अब आप इस क्वेश्चन को स्टैक की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन स्टैक की हेल्प से करने में टाइम लगता है, और टाइम को हमें बचाना है बिकॉज एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलने वाला है। आप जानते ही हो ये तो, कि आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, वो भी 2 घंटे के अंदर। सो यहाँ पर टाइम कम है हमारे पास। ठीक है, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में इसकी भी ट्रिक बताई थी, इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, ये 3 नोटेशन होते हैं किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम बात करें पोस्टफिक्स की, तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर वो ऑपरेंड के बाद में आता है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और इन ऑपरेंड्स के बाद में आएगा ऑपरेटर। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोस्ट फिक्स। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ए बी प्लस, अगर मैं लिखती हूँ ए प्लस बी, तो ये तो हो गया इनफिक्स, क्योंकि ये ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद में है। पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, इसे आप ऐसे याद करो, जैसे हम बोलते हैं ना प्रीपेड और पोस्ट पेड, है ना। तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, और पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है कि आपका बिल आएगा, आपको बाद में पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा हो गया पोस्ट फिक्स। और अगर हम बात करें प्री फिक्स की, तो प्री फिक्स में क्या होता है, आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड से पहले आएगा। सो दिस इज प्लस ए बी, अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करती हूँ, एग्जाम्पल है, ठीक है, स्मॉल एग्जाम्पल है समझने के लिए। इसके तरह से आपको बड़े बड़े एक्सप्रेशन मिल सकते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इनफिक्स दिया है, ये आपको देख के पता लग रहा है, बिकॉज आपके जो ऑपरेटर्स है वो ऑपरेंड्स के बीच में है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको इनफिक्स से आना है पोस्टफिक्स के अंदर। तो इसके लिए आपको ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस चार्ट याद होने चाहिए। कैसे, आपको मैंने बताया था कि पहले ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी होती है नंबर 1 पे, सेकंड पे होती है एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन भी कह सकते हो। ठीक है, थर्ड पे जो प्रायोरिटी होती है वो होती है मल्टीप्लाई की, डिवाइड की और मॉड्यूलस की, और फोर्थ पे जो प्रायोरिटी होती है वो होती है प्लस की और माइनस की। ठीक है, अब इन तीनों की प्रायोरिटी सेम होती है, तो लेफ्ट टू राइट के एसोसिएट ऐसे ऐसे
अब इन तीनों की प्रायोरिटी सेम होती है, तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करते हुए इसको हम यूज करते हैं। और लास्ट क्या है, प्लस माइनस, तो इनकी प्रायोरिटी भी सेम है, लेफ्ट टू राइट के रूल में इसे हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a माइनस बी माइनस डी स्टार ई डिवाइड एफ प्लस बी स्टार सी। तो जल्दी जल्दी आपको पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है। देखो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले मुझे मिल रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसके बाद डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में आपको सेम प्रायोरिटी वालों को ऑर्डरिंग करनी है। इसके बाद यहाँ भी स्टार आएगा, तो ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 नंबर पे हो जाएगा माइनस, 5th नंबर पे हो जाएगा माइनस, और 6th पे हो जाएगा आपका प्लस। इस तरीके से हमने ऑर्डरिंग कर दी है। ठीक है, प्लस और माइनस की सेम होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम होती है, तो हम लेफ्ट टू राइट उनकी नंबरिंग करते हैं। जो पहले लेफ्ट में आएगा उसको पहले बोलेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि नंबर 1 पे तो ये सॉल्व होने वाला है, तो क्या करना है आपको, डी ई और स्टार कहाँ जाएगा, बाद में, क्योंकि आपको पोस्ट फिक्स करना है। तो ये हो गया इतना। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड होगा। तो नंबर 2 के लिए अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा लेंदी करती हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक कर दूंगी तो समझने में मुश्किल हो सकती है आपको। ठीक है, अभी हमारे पास देखो ये लिखा हुआ है इस तरीके से। हालांकि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बार बार ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पर डिवाइड सॉल्व होगा, तो डिवाइड के लिए ये है पहला ऑपरेंड, ये है दूसरा ऑपरेंड, और डिवाइड क्या है, ऑपरेटर है। तो क्या हो जाएगा, ये डी ई स्टार एफ और डिवाइड, इसको हम ब्रैकेट में करते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद ये आपका चल रहा है साइड में इस तरीके से। ठीक है, इसको आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन सा सॉल्व किया है। ठीक है, इसके बाद मैं ऊपर आ रही हूँ, यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमको ये सॉल्व करना है, तो क्या बन जाएगा, ये बी सी स्टार बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमें करना है ए माइनस बी को सॉल्व, तो ए बी माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला एच इट इज है माइनस, और यहाँ पे था डी ई स्टार एफ डिवाइड, और बीच में क्या है, प्लस है। अब हमारा ये भी हो गया फोर्थ नंबर, 3 नंबर। अब 5th नंबर करना है। 5th नंबर के लिए क्या है, ये पहला ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड, तो क्या बन जाएगा, ये ए बी माइनस डी ई मल्टीप्लाई एफ डिवाइड और माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस अंदर आएगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हमारा माइनस इस तरीके से, ये एफ है। अब यहाँ लगा हुआ है प्लस, तो हमारा माइनस भी हो गया सॉल्व। ये रहा लास्ट 6 नंबर वाला प्लस रह गया, इसको हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस लास्ट वाले 6th वाले प्लस के लिए ये बनेगा पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, और दोनों ऑपरेंड के बाद में आएगा ऑपरेटर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी माइनस डी ई स्टार एफ डिवाइड माइनस बी सी स्टार और प्लस। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो ऑप्शन मैच कर लो यहाँ पे। ऑप्शन नंबर देखो, ए तो है नहीं, ए तो गलत हो गया बिल्कुल हमारा। क्यों गलत हो गया ए हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइड है वो देखो यहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बी भी गलत हो गया। बी क्यों गलत हुआ है, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या गलती है इसके अंदर, यहाँ पे डिवाइड पहले आ गया, ये भी गलत हो गया। सी भी गलत हो गया इसके अंदर, ए बी माइनस डी ई मल्टीप्लाई एफ डिवाइड माइनस बी सी, यहाँ पे देखो स्टार और प्लस में गलती है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यूजिंग डिवीजन मेथड एन के इज इक्वल टू के मॉड एम at which position 177 and 197 key values are stored in the hash table when the size of the hash table is 57। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको दो दो। ठीक है, हर एक ऑप्शन में आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं। बेसिकली ये है क्या, ये आपकी पोजीशंस है 177 और 197 की। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, तो ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हैशिंग। ठीक है, हैशिंग आपको जरूर से पढ़नी है, बिकॉज लास्ट टाइम भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे। अब ये हैशिंग होती क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो हैशिंग बेसिकली क्या है, एक सर्चिंग टेक्निक है। ठीक है,
अगर हमें रैंडमली एक्सेस करना है, किसी भी रैंडमली सर्च करना है किसी भी एलिमेंट को, तो उसके लिए सर्चिंग टेक्निक होती है। और सर्चिंग में होता क्या है, हैशिंग में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक एरे होता है जिसके अंदर हमारे पास की वैल्यू स्टोर्ड रहती है और उसमें हम उसे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है कि हैश टेबल के अंदर 177 और 197 को हम कैसे स्टोर करेंगे, कौन से पोजीशन पे स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हैश टेबल होती है, एक होती है की वैल्यू और एक होती है हैश फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें हैश फंक्शन तो गिवन है। हैश फंक्शन जो है एन के इक्वल्स टू के मॉड एम, ये हमें गिवन है, ठीक है। जहाँ पे के क्या है, के आपकी कीज है, कौन से एलिमेंट को आप स्टोर करने वाले हो, ये होती है की, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे m है। अब m का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे बोला हुआ है जो हैश टेबल है, हैश टेबल, एक मिनट, उसका जो साइज है वो क्या है, 57 है। हैश टेबल का जो साइज है वो क्या है, 57 है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो हैश टेबल होती है वो, क्योंकि एक एरे होता है तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से लेके, तो जीरो से लेके 56 तक होगा वो, ठीक है, जो उसके इंडेक्सेस होंगे, और टोटल हो जाएंगे 57, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो ये हैश फंक्शन दिया है, इस हैश फंक्शन का इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल करते हुए आपको बेसिकली इस इन दो वैल्यूज की, इन दो की वैल्यूज की पोजीशंस को निकाल के बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो m है उसकी वैल्यू क्या है, 57। m मतलब क्या होता है, m इज द साइज ऑफ द हैश टेबल, ठीक है। m आपको दिया हुआ है साइज ऑफ द हैश टेबल। अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि 177 आया आपके पास, 177 मॉड m, मॉड 57। अब मॉड मतलब क्या होता है, मॉड एक ऑपरेशन है जिसका इस्तेमाल करके हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 57 से 177 को। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करोगे, ठीक है। हालांकि आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि इतने पे जाएगा ये। तो आई थिंक 57 को अगर हम करते हैं 3 से तो चला जाना चाहिए। तो ये जाएगा आपका 3 से जाएगा, 3 7 जा होता है 21 का, ऊपर जाएगा 2, और 3 3 5 15 16 17, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 6। 6 का मतलब क्या है कि 6 वो पोजीशन है हैश टेबल के अंदर जहां पे 177 को स्टोर करेंगे। तो अगर हम बात करें हैश टेबल की, तो कुछ इस तरीके से बनता है आपका हैश टेबल। बेसिकली एक एरे ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेके 0 1 से लेके अप टिल कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स इज 56, 56 इंडेक्स तक यहाँ पर एक एरे बना हुआ, दैट इज हैश टेबल। टोटल कितने हो गए, 57 हो गए, ठीक है, 0 to 56। अब यहाँ पे जो 6 वाली पोजीशन है, ये 2 हो गई, दिस इज 3 4 5 और 6। यहाँ पे आएगा हमारा 177, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। दिस इज व्हाट, हैश टेबल, ठीक है। तो हैशिंग अगर आपने नहीं पढ़ी है जरूर से पढ़ लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इवन जब हैश टेबल के अंदर होता है कोलिजन, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज 197 बोला है। तो 197 का जब आप मॉड करोगे 57 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम 197 को डिवाइड करते हैं, तो ये भी आपका आई थिंक 3 से ही जाएगा, बिकॉज अगर हम 4 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये जाएगा 171, तो ये आएगा आपका 2 और 6 26, मतलब 197 को 26 वाली पोजीशन पे स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं बीच में आएगी 26 पोजीशन, इधर यहाँ पे हो जाएगा स्टोर 197। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इस वाले फॉर्मूले के अंदर, इस वाले हैश फंक्शन के अंदर के की और एम की वैल्यू डालनी थी। बट अगर आपको यहाँ पे के और एम नहीं पता होगा तो इतना आसान सा क्वेश्चन भी आप फिर लूज कर दोगे। तो इसका मतलब 177 जाएगा 6 पे और 197 जाएगा 26 पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। Which of the following options present the correct post order and the pre-order traversal of the given binary tree? तो यहाँ पे आपको एक ट्री दिया हुआ है, ट्री को देखते हुए आपको बताना है क्या होगा इसका प्री ऑर्डर, क्या होगा इसका पोस्ट ऑर्डर।
अब यहाँ पे कुछ BST की बात नहीं करी है, सिर्फ इसने ट्री बोला है, बाइनरी ट्री, तो ये कोई भी नॉर्मल बाइनरी ट्री हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे F दिया हुआ है, F के बाद दिया हुआ है B, इसको अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है G, देन वी हैव A, यहाँ दिया हुआ है D, यहाँ पे है C, E, एक मिनट, दिस इज I एंड दिस इज H, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं पोस्ट ऑर्डर कैसे होगा। तो आप जानते हो पोस्ट ऑर्डर कैसे होता है, आपको पता है, हमने किया था लास्ट क्लास में। हमें पीछे की तरफ से लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है। और अब आपको लेफ्ट टू राइट ट्रावर्स करना है। जिस जिस डॉट को आप जब जब एक्सेस करोगे वो आपको लिखनी है। तो पहले हमने ए को करा एक्सेस, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे यहाँ से। ए के बाद हमने क्या किया, नीचे आए, पहले हम जाएंगे सी पे, ठीक है, फिर हम जाएंगे यहाँ से ऊपर, फिर नीचे आएंगे। तो आपने पहले ए के बाद सी को किया, फिर ई को किया, फिर डी को किया, फिर बी को किया, फिर नीचे आएंगे इस तरीके से, और फिर ऐसे जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमने किया एच को, आई को, जी को और एफ को। तो अगर हम बात करें पोस्ट ऑर्डर की, पोस्ट ऑर्डर, तो वो क्या है हमारे पास देख लेते हैं। हमने किया पहले ए को एक्सेस, देन सी, ई, डी, बी, एच, आई, जी एंड एफ, ठीक है। तो मैच करो यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन है, ए, सी, ई, डी, बी, एच, आई, जी और एफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखो, अगर हम बात करें, ये वाला भी ऑलमोस्ट नहीं, अच्छा यहाँ पे गलती है, तो ये तो गलत हो गया। एंड सिमिलरली ए, सी, ई, डी, बी, एच, आई, जी, एफ, देखो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर सेम दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला भी गलत है। ए, सी, ई, डी, बी, एच, आई, जी, नहीं ये ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शंस को, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, लेकिन बाकी तो मैच कर रहे हैं। पोस्ट ऑर्डर ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, और ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब हमें प्री ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा। अभी हम कोई ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, तो प्री ऑर्डर भी आप निकाल लीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करते हैं प्री ऑर्डर, बताया था मैंने आपको आज की क्लास के अंदर। तो एक बार इसे रब कर लेते हैं, फिर हम बनाते हैं इसका प्री ऑर्डर, ठीक है। जहां पे भी आपको डाउट आए आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको विद प्रैक्टिस ही क्लियर होंगे अच्छे से। तो आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, निकालिए, और फिर डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, आपको लाइंस आगे की तरफ बनानी है इस तरीके से, ठीक है, आगे की तरफ। प्री मतलब आगे होता है, पहले होता है। अब हमको लेफ्ट टू राइट चलना है इस तरीके से, ठीक है, पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम इस तरीके से आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, पहले एफ आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर डी आया, फिर सी आया, फिर ई आया, फिर जी, फिर आई और फिर एच। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो आप मैच कर लीजिए, एफ, बी, ए, डी, सी, ई, जी, आई, एच, तो ये तो मैच हो गया है। यहाँ पर ये ऑर्डर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, एफ, बी, ए, डी, इधर भी ऑर्डर मिस्टेक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमें दोनों ऑर्डर्स निकालने के बाद हमारा आंसर मिल गया है। तो अगर आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट कम से कम होगा, और जल्दी से आप राइट आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। A queue is a dash data structure in which elements can be inserted only at one end called dash and deleted only at the other end called dash। तो हमने डिस्कस किया था कल, क्यू को एक बार देखा था हमने। क्यू क्या होती है, देखो क्यू हमारी होती है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या होती है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
एंड इट इज ऑल्सो डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो ये लीनियर है और यहाँ पर दो ऑपरेशंस अलाउड होते हैं, टू ऑपरेशंस आर अलाउड। हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं बट टू मोस्ट पॉपुलर है, जैसे कि इंसर्शन और डिलीशन। हालांकि ऑपरेशंस तो और भी हैं, ट्रावर्सल भी हो गया है, इसके अलावा सर्चिंग भी हो गया, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं वो है इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, डिलीशन। तो इंसर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपको किसी क्यू में इंसर्ट करना है, देखो अगर हम बात करें डेली लाइफ की, आपने हर जगह क्यू देखी होगी। ठीक है, जैसे आपने अगर टिकट लेनी है तो उसके लिए भी एक क्यू होती है। क्यू में क्या होता है, क्यू में अगर आपको इंसर्ट होना है, अगर आपको क्यू में ऐड होना है जाके, तो आप हमेशा बैक साइड से होते हो एंड। ठीक है, जैसे मान लो ये क्यू है हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास क्यू है। ठीक है, इस तरीके से ये क्यू है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, मान लो ए बी सी डी ई। अगर एफ को यहाँ पे इंसर्ट करना है तो ऑब्वियसली एफ हमेशा पीछे की साइड से इंसर्ट होगा, आगे तो नहीं आ सकता। तो पीछे आएगा तो पीछे वाले को हम बोलते हैं रियर एंड। क्या बोलते हैं, रियर एंड। तो इंसर्शन करने के लिए हमें रियर एंड पे जाना होता है। और डिलीशन अगर करना है, मान लो इस ए वाले को टिकट मिल चुके हैं तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो इसे बोलते हैं फ्रंट एंड। क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। तो डिलीशन करने के लिए हमें फ्रंट एंड को चेंज करना पड़ता है। तो जब भी आपको इंसर्ट करना है तो रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन कर देते हैं, वन से इंक्रीमेंट। और जब हमें डिलीशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फ्रंट यहां से अब यहाँ पे आ जाएगा तो वन से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं इंसर्शन और डिलीशन किसके अंदर, क्यू के अंदर। तो आपको क्यू के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे कि हमारी होती है एक लीनियर क्यू, इसके बाद एक होती है सर्कुलर क्यू, फिर होती है एक डी क्यू मतलब डबली एंडेड क्यू, देन वी हैव प्रायोरिटी क्यू। तो आपको काफी सारे टाइप ऑफ क्यूज पढ़ने हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो बहुत बेसिक था। क्या था कि एक क्यू कैसा है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी तो वैसे ही गलत हो गया, मतलब थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद इन विच द एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड ओनली द वन एंड। कौन सा एंड, रियर एंड से एलिमेंट होते हैं इंसर्ट। और डिलीट कहाँ से होते हैं, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड से मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो अगर आपने बेसिक बेसिक भी पढ़ा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में तो डेफिनेटली आपके आंसर्स वहां पे बन जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। तो यहाँ पे सॉर्टिंग से क्वेश्चन आया हुआ है और सॉर्टिंग से हर बार क्वेश्चन आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर बार पूछी जाती है। तो देखो बबल सॉर्ट से क्वेश्चन आया और पूछा है बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है। तो आपको मैंने पहले भी बबल सॉर्ट के बारे में एक बताया हुआ है, हमने पहले भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो बबल सॉर्ट होती क्या है बेसिकली, ये होती है हमारी मल्टीपल एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं इसे, मल्टीपल एक्सचेंज सॉर्ट। इसमें होता क्या है, एडजेसेंट एलिमेंट को हम आपस में सॉर्ट करते रहते हैं जब तक हमें पूरी प्रॉपर सॉर्टेड लिस्ट ना मिल जाए। तो मल्टीपल एक्सचेंज सॉर्ट होता है ये। और इसके अंदर जब भी आप कंपेयर करोगे एलिमेंट्स को तो कौन से एलिमेंट्स करोगे, कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट्स, जो साथ वाले होते हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पास बाय पास आपको सॉर्टेड लिस्ट मिलती जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में यहाँ पूछा हुआ है तो याद रखना बबल सॉर्ट की तीनों केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर हम बात करें बेस्ट केस की, वर्स्ट केस की या फिर एवरेज केस की, तीनों केस में बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, बिग O ऑफ एन स्क्वायर। Next is, what is the worst case running time of quicksort algorithm। तो क्विक सॉर्ट भी आपको ध्यान से पढ़ना है। क्विक सॉर्ट होता क्या है, देखो क्विक सॉर्ट को हम बोलते हैं पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। क्या बोलते हैं ऐसे, पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। और कई बार आपसे पूछेंगे कि क्विक सॉर्ट कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट जो है वो बेस्ड है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे या फिर प्रिंसिपल पे। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब यहाँ पहले आप डिवाइड करते हो, फिर डिवाइड करके उसे सॉल्व करते हो और फिर उन्हें आपस में कंबाइन कर देते हो। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे ये डिपेंड करता है। ठीक है,
और अगर हम बात करें क्विक सॉर्ट की, तो क्विक सॉर्ट में हम क्या देखते हैं, पिवट एलिमेंट यहाँ होता है, पिवट एलिमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्टिंग करते हैं। तो इसके बारे में आप जरूर से पढ़ लेना, PIVOT, पिवट एलिमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, उनको आपको रिवाइज करते चलना है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप याद रखना कि क्विक सॉर्ट की अगर हम बात करें बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n log n, log टू द बेस 2n है ये, ठीक है। अगर हम बात करें एवरेज केस की तो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n log टू बेस n, ठीक है। और अगर हम बात करें वर्स्ट केस की तो कितनी होती है, वर्स्ट केस में इसकी ज्यादा हो जाती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर आपसे पूछते हैं बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सी है, बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो उसमें आपको बहुत सारे बुक्स के अंदर क्विक सॉर्ट ही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो एक बार इसको आप कंफर्म भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैक्स हीप होता है, मिन हीप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्टिंग करते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछिए क्या होती है हीप सॉर्ट की, तो क्या होती है n log n होती है। और तीनों केस में, बेस्ट केस में भी यही होती है, एवरेज केस में भी यही होती है, और वर्स्ट केस में भी यही होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्डर ऑफ n log n, log टू द बेस 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द डिग्री ऑफ द ट्री इज द डैश डिग्री ऑफ द नोड इन द ट्री। क्या बोला है, किसी भी ट्री की जो डिग्री होती है वो कौन से नोड की डिग्री होती है, मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम या फिर मैक्सिमम। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक ट्री है, लेट्स सपोज यहाँ पे ए है, दिस इज बी, सी, डी, ई, ठीक है। इसके बाद एफ, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक ट्री है, ठीक है। अब इस ट्री में आपको डिग्री निकालनी है। डिग्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डिग्री का मतलब क्या है कि कौन से जो नोड्स हैं वो उस पर्टिकुलर कौन से नोड्स हैं जो उस एक नोड से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ए से बी अटैच्ड है और सी अटैच्ड है, तो ए की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई है। इस बी से सिर्फ ए अटैच्ड है, तो इसकी कितनी डिग्री हो गई, 1 हो गई। इस वाले सी से ए भी है, डी भी है और ई भी है, तो इसकी हो गई टोटल 3 डिग्री, ठीक है। इस वाले डी से कितने अटैच्ड है, ई है और सी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसकी कितनी हो गई, ई की 1 हो गई। मैंने यहाँ पर इन डिग्री भी इंक्लूड करा है और आउट डिग्री भी इंक्लूड किया है, ठीक है। इन डिग्री और आउट डिग्री आपने जरूर से पढ़ा होगा इनके बारे में, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि किसी भी ट्री की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, उसके उसके उस ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा डिग्री वाली नोड होती है ना, उसी डिग्री को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द ट्री। तो जिस भी नोड की डिग्री मैक्सिमम होगी वही डिग्री आपके पूरे ट्री की डिग्री कहलाई जाएगी। तो यहाँ पे जो सी है उसकी डिग्री 3 है, तो मतलब इस वाले ट्री की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। तो मैक्सिमम डिग्री हम लेते हैं, सारी नोड्स की डिग्री में सबसे मैक्सिमम डिग्री जो होती है वही ट्री की डिग्री बन जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने यहाँ पे इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों को कंसिडर किया है। मतलब ऐसे सी के ऊपर क्या है, सी के ऊपर जो नोड इंसिडेंट है, जो आपकी वर्टेक्स इंसिडेंट है उसे भी लिया है, और सी से जो जो दो वर्टिसेस बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है, उन्हें भी हमने इंक्लूड किया है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सी ट्रू है या फिर कौन सी फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज अ क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 स्टैक्स। 2 स्टैक्स की मदद से हम एक क्यू को बना सकते हैं। और सेकंड क्या है, अ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 क्यूज। 2 क्यू की मदद से हम एक स्टैक को बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का प्रूफ देती हूँ। पहले देखो कैसे, आप जानते हो क्यू कैसे बनती है, क्यू होती है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो प्रॉपर्टी का ये यूज करती है। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले आउट होगा। अगर हम बात करें स्टैक की, तो स्टैक में क्या होता है, स्टैक कुछ इस तरीके से बनता है ना। अगर हम बात करें, देखो पहले हमने 2 क्यू ले ली है, और अच्छा वाह 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 वाह,
तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो स्टैक ले ली है, स्टैक 1 और स्टैक 2। स्टैक 1 में हमने क्या डलवाया हुआ है, मान लो यहाँ पर है A, B और C, और स्टैक 2 हमारा एम्प्टी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मदद से क्यू बनानी है, क्यू। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर C को निकालती हूँ, पॉप करती हूँ और C को इधर जाके इंसर्ट कर देती हूँ, तो C यहाँ आ जाएगा। अब अगर यहाँ से मैं B को निकालती हूँ, बिकॉज टॉप पहले यहाँ था, अब टॉप डिक्रीमेंट हो गया, टॉप यहाँ आ गया है, यहाँ से हट गया है, तो B को अगर हम पॉप करेंगे तो B कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और अंत में अगर मैं इसको, टॉप यहाँ आ गया, अगर मैं अब A को पॉप करती हूँ या फिर डिलीट करती हूँ तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, नेक्स्ट वाले स्टैक में, मतलब स्टैक में आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं ए बी सी को स्टार्टिंग में क्यू में डालती तो कुछ इस तरीके से डालती, ए बी और सी। तो ए पहले आया था तो पहले ए एक्सेस होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। तो अब आप ध्यान से देखो, पहले क्या एक्सेस होगा, पहले ए ही तो एक्सेस होगा, उसके बाद बी एक्सेस होगा और फिर सी एक्सेस होगा। मतलब अब ये काम कर रहा है क्यू की तरह, पहले ये काम नहीं कर रहा था। पहले अगर हम सिर्फ एक स्टैक की बात करें तो पहले सी एक्सेस हो रहा था, फिर बी, फिर ए। लेकिन अब यहाँ पे दो स्टैक की मदद से हमने क्या किया, पहले एक में एलिमेंट्स डलवा लिया और फिर उसमें डिलीट करते गए और नेक्स्ट स्टैक में इंसर्ट करते गए, जिससे क्या होगा, आपका क्यू की तरह ये काम करेगा। तो फीफो में काम कर रहा है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले ही जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले को भी आप प्रूफ करके देख सकते हो, जरूर से आप इसको भी प्रूफ करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, बोथ वन एंड ट्रू, वन एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर तरीके से भी हम एक स्टैक को बना सकते हैं दो क्यू की मदद से। तो जरूर से आप इस क्वेश्चन को भी करके देखिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। द हाइट ऑफ अ ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हमें किसी भी ट्री की हाइट निकालनी है तो रूट से लेके लीफ तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उस ट्री का, वही उस ट्री की हाइट भी होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ द नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट n। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे ये कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप ट्री बनाएं कोई भी, किसी भी रैंडम हाइट का, और उस पर बेस्ड आप देखें क्या आपका आ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम नोड्स, और फिर आप अपना आंसर टिक करें। तो यहाँ पर आपको पता है हाइट कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास ये एक क्या है, एक ट्री है। तो जैसे मान लेते हैं हमें बोला है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बना लेती हूँ डी ई एफ जी, ठीक है, और यहाँ पे इतना बना लिया मैंने। और अगर मैं यहाँ पे एक एच बना लेती हूँ, ये मेरा एक ट्री है, एक बाइनरी ट्री है। अब देखो यहाँ पे हाइट निकालनी है, तो लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। तो सबसे लंबा जो पाथ है रूट से लीफ तक पहुंचने का, वही आपकी क्या होती है, हाइट होती है। तो आप देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो ये जो आपकी लीफ क्या है, ये मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ये लीफ है। लीफ मतलब क्या होता है कि इनकी जो डिग्री है वो क्या होती है, 0 होती है, इनके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होते हैं। तो इसका भी चाइल्ड नहीं है, इसका भी चाइल्ड नहीं है, इसका भी चाइल्ड नहीं है, इसका भी चाइल्ड नहीं है। तो अगर चाइल्ड नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर मैं सिर्फ आउट डिग्री को कंसिडर करती हूँ तो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आउट डिग्री कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, अगर आपको गिवन नहीं है तो हम आउट डिग्री ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, आउट डिग्री ही जनरली कंसीडर करी जाती है। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा इससे पहले से पहला, उसमें मैंने आपको दोनों डिग्रीज का बताया था, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो हमारे पास लीफ ये भी है, लीफ ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन सबसे जो लंबा पाथ है वो एच तक पहुंचने का है। जैसे कि 1 2 और 3, यहाँ पे एक यहाँ पाथ लगा, एक वर्टेक्स यहाँ लगी, एक वर्टेक्स यहाँ लगी। यहाँ पे तो 1 2 ही आ रहा है, यहाँ 1 2 ही आ रहा है, यहाँ भी 1 2 ही आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, 3 वर्टिसेस वाला पाथ है। मतलब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ट्री की हाइट हो जाएगी 3। ठीक है, अब बोला है कि अगर किसी भी बाइनरी ट्री की कोई भी हाइट n है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो उस ट्री के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नोड का मतलब क्या होता है कि सबके
सब नोड्स के फुल चिल्ड्रन है, मतलब सब सारे नोड्स के दो दो चिल्ड्रन है, बिकॉज एट मोस्ट हमारे पास दो चिल्ड्रन यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम की, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने मैक्सिमम लिया है तो ये हो सकता है मैक्सिमम HIJKLMNO, ये हो गया मैक्सिमम। तो आप देखो हर एक नोड के अपने एटमोस्ट दो दो चाइल्ड है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे इस वाले जो ट्री की हाइट कितनी है, 1 2 और 3, 3 ही हाइट है इसकी, 3 हाइट है इसकी, ठीक है। अब आपको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ द नोड्स। तो मैक्सिमम के केस में हमने मान लिया कि सारे के सारे नोड्स के दो दो चाइल्ड्स अवेलेबल है। तो आप देखो यहाँ पे कितने चाइल्ड है, कितने नोड बन रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइट कितनी है, 3 है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने आ रही है यहाँ पर, 15 आ रही है, 15 आ रही है। हाइट 3 है, मैक्सिमम 15 नोड्स हो सकती है हाइट 3 के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 15 को मुझे n की टर्म में लिखना है, मतलब 3 की टर्म में लिखना है। तो आई कैन राइट इट एज 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। कैसे, देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 4 माइनस 1, मतलब 16 माइनस 1 15। तो आपने देखा कि 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 ये इसका फॉर्मूला है। तो ये तो हमारे पास आ गया है एक आंसर, दिख रहा है आपको ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेना ऐसे। तो यहाँ पर ये पता लग गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड किसी भी हाइट, अगर h का वो ट्री है तो इतनी नोड्स हो सकती है, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। अब अगर बात करें मिनिमम की, मिनिमम कितनी नोड्स हो सकती है, तो अगर हम बात करें हाइट 3 की बात कर लेते हैं, हाइट 3 की। तो हाइट 3 अगर मुझे बनानी है तो कैसे बनाएंगे, जिसमें कम से कम नोड्स हो, मिनिमम नोड्स हो। तो अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, देखो ये बन गया हमारे पास हाइट 3 का एक ट्री। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हाइट यहाँ पे 3, और मैंने मिनिमम से मिनिमम नोड यहाँ डालने का ट्राई किया है। तो आप देखो अगर हाइट 3 है तो यहाँ पे नोड कितनी आ रही है आपकी, मिनिमम नोड कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 दिख रही है। तो मतलब जो ये है ये कितनी हो गई है, h प्लस 1, और h यहाँ पे इन्होंने n लिया हुआ है, मतलब n प्लस 1। जितनी हाइट है उसमें एक जोड़ दोगे आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स आ जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट है आपका। मिनिमम नोड्स निकालने के लिए आपको हाइट में 1 प्लस करना है, और मैक्सिमम नोड निकालने के लिए आपको 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 करना है। तो एग्जाम्पल लेके भी आप आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंसिडरिंग द हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री एज द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द ट्रीज रूट एंड इट्स फारदेस्ट लीव। ये तो आप जानते ही हो कि जो हाइट होती है वो ट्री के रूट से लेके फारदेस्ट या फिर फर्देस्ट लीव तक होती है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री क्रिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग की वैल्यू इन ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको इन कीज का इस्तेमाल करके एक बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, और फिर बताना है कि क्या होगी उस बीएसटी की हाइट। तो कैसे निकालेंगे, देखो 19 डाला हमने पहले रूट में, फिर 14 छोटा है तो इधर आ जाएगा, फिर 18 इधर आ जाएगा, उसके बाद है 15 कहाँ आएगा, 15 हमारे पास इधर आ जाएगा, 16 कहाँ आएगा, 16 तो वो हमारे पास कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद 13 कहाँ आएगा, तो 13 हमारे पास यहाँ आ जाएगा 13। फिर 12 कहाँ आएगा, 12 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा बीएसटी। अब इस बीएसटी की हाइट निकाल लो। सबसे जो दूर वाली लीफ है उसका और रूट का डिस्टेंस ही हमारी हाइट है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 1 2 3 4, यहाँ पे हाइट क्या बन रही है आपकी, सबसे मैक्सिमम 4 बन रही है, तो हाइट बन रही है 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर बात करें इस वाले लीफ की 12 की, तो यहाँ पर 1 2 3 ही बन रही है। तो हमें बड़ी वाली हाइट चाहिए होती है। किसी भी ट्री की जो हाइट होती है वो उस ट्री में जो कोई भी नोड होता है जिसकी सबसे मैक्सिमम हाइट होती है, वही मैक्सिमम हाइट उस पूरे ट्री की हाइट कहलाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहले आपको यहाँ पे ट्री बनाना था और ट्री बनाने के बाद हाइट कैलकुलेट करनी थी फॉर द बीएसटी। नेक्स्ट इज इन अ ट्री अ नोड ऑफ डिग्री डैश इज कॉल्ड एज टर्मिनल नोड और लीफ नोड। तो जिस नोड के फर्दर चाइल्ड नहीं होते उसे हम बोलते हैं लीफ नोड। तो उसकी डिग्री भी कोई नहीं होती है, मतलब इट हैज 0 डिग्री अगर हम कंसिडर कर रहे हैं आउट डिग्री तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री आर गिवन। आपको प्री ऑर्डर निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का इस्तेमाल करके ट्री बनाना है और ट्री बनाने के बाद आपको उसका प्री ऑर्डर ट्रावर्सल निकालना है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना और देखना कि आपसे निकल पाया है ये वाला ऑप्शन या फिर नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following data structure is used in implementing recursive calls? तो रिकर्जन करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक से ये क्वेश्चन है। तो रिकर्जन करने के लिए मतलब अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इसे बोलते हैं रिकर्जन। तो उसके लिए हम स्टैक का ही इस्तेमाल करते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए बेस्ट होता है। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की, अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ स्टैक की, तो यहाँ पर सबसे पहली एप्लीकेशन होती है जो हम देखते हैं इनफिक्स से पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स से इनफिक्स, प्रीफिक्स जो हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन की जो कन्वर्जन होती है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की जो कन्वर्जन होती है वो एक स्टैक की क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है। चाहे अब इसके अंदर इनफिक्स से प्रीफिक्स हो, ठीक है, या फिर इनफिक्स से पोस्टफिक्स हो, या फिर इवेल्युएशन भी आता है, कन्वर्जन, दिस इज कन्वर्जन। ठीक है, इसके अलावा आपको देंगे एक इवेल्युएशन, आपको एक्सप्रेशन दिया है, आपको उसकी वैल्यू इवेल्युएट करके बतानी है। इवेल्युएशन ऑफ इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन भी आता है। इसके अलावा आता है आपके पास, अगर आपको चेक करना है कि जो आपको मतलब आपको बेसिकली एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ठीक है, तो रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग के लिए भी हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है स्कूल, लिखा हुआ है स्कूल को आपको रिवर्स करना है, तो उसके लिए आप स्टैक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इज पैरेंथेसिस चेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला भी। हालांकि आपके लेवल पे ये क्वेश्चन मुश्किल है पैरेंथेसिस चेकर का। ठीक है, उसके लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। रिकर्जन तो इसका एप्लीकेशन है ही, साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है टावर ऑफ हनोई, आपने जरूर पढ़ा होगा टावर ऑफ हनोई। उस प्रॉब्लम में भी हम स्टैक का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पैरेंथेसिस चेकर बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस तरीके से, आपको बताना है क्या ये पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है या नहीं है, मतलब जितने ओपनिंग है उतने क्लोजिंग है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं स्टैक का ही। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशन है और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो रिकर्जन है ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if dash traversal of a binary tree is sorted in increasing order, then the binary tree is a binary search tree। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाइनरी सर्च ट्री में जो सॉर्टेड ऑर्डर में हमारे पास ट्रावर्सल बनता है वो कौन सा बनता है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट एक्सेस करना, तो DSSB TGT कंप्यूटर साइंस के लिए आप मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो +-edu.com पे जाके आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट। और अभी 9 मार्च तक आपको एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर मिल रहा है। ये ऑफर सिर्फ 9 मार्च तक ही वैलिड है। 40% का आपको ऑफ मिलेगा आपके टेस्ट सीरीज के ऊपर जो मिल रही है आपको। और यहाँ पे होली 40 इज द कोड विच यू हैव टू अप्लाई टू एक्सेस द मॉक टेस्ट इन अ मिनिमल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे 200 मार्क्स के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहाँ पे हैं, साथ में पार्ट ए के मॉक टेस्ट भी है विद डिटेल्ड सोल्यूशन एंड द रैंक वाइज रिजल्ट। आपको दिखाई देगा कि कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया और आपकी उसमें क्या रैंक आ रही है। सो आपको अगर इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे जाके
व्हाट्सएप कर सकते हो और फर्दर डिटेल्स यहाँ पे पूछ सकते हो। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये एक ऑफर है और 9 मार्च तक ही आप इसे अवेल कर सकते हो, उसके बाद ये ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। तो होली 40 इज द कोड विच यू हैव टू यूज फॉर द फ्लैट 40% डिस्काउंट। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का और उसके बाद मैं ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये सारी क्लासेस बहुत हेल्पफुल लग रही होंगी और आपका पॉजिटिव फीडबैक भी ज़रूर से मैं पढ़ती हूँ, जिससे मुझे और भी एनर्जी मिलती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।